हम शुरू करने जा रहे हैं नया यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपके बुक में 6th यूनिट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे हमने पहले डिमांड और सप्लाई पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड या इक्विलिब्रियम सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस। आज हम पढ़ेंगे कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के लिए इससे पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा भी है। कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो हमें ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन यानी कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड नंबर 1 आ गया। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में पूरी इकॉनमी की कितनी डिमांड है गुड्स की और सर्विसेज की, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। या एग्रीगेट डिमांड हो गया जो टोटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, उसको भी हम लगाएंगे, सम करेंगे तो भी हमने जैसे निकाला था नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड एक पार्ट है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मदद करता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर। यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, कि ये आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। डिमांड कहाँ कहाँ से, किस तरफ से डिमांड, कौन कौन सी डिमांड हमें पास आती है। इसमें आ गया कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जैसे सबसे पहले आ गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
इसके दो कंपोनेंट्स आ गए एग्रीगेट डिमांड के, एक आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक आ गया इन्वेस्टमेंट। या तो पैसा स्पेंड किया जाता है या इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी एग्रीगेट डिमांड में दो इसके कंपोनेंट्स है। आगे उन दो कंपोनेंट्स के जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो किस्म का होता है, एक आ गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आ गया गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आ गया नंबर 3 प्राइवेट, इसको नंबर 2 डाल देंगे। नंबर 2 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट जो कंजप्शन पे भी एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी तरह से नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको लिखते हैं एक्स आ गया एक्सपोर्ट, एम आ गया इंपोर्ट। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, जिसमें कहाँ से डिमांड आती है कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या नेट एक्सपोर्ट्स। ये भी एक्सपेंडिचर में आता है कि बाहर एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेड बाय द टोटल हाउस होल्ड्स ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स, टोटल एक्सपेंडिचर किसने, जो हाउस होल्ड की खर्चा होता है सारा, उसमें आ जाएगा ये प्राइवेट कंजप्शन। जो हाउस होल्ड की कंजप्शन है उसको बोलेंगे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो पर्सनल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया कैपिटल गुड्स पे, यानी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई हैवी मशीनरी वगैरह खरीदनी है, उस पर जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्ट करेगा उसको बोलेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है? नंबर 1 डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर या नेट एक्सपोर्ट्स के डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ये सारा एक्सपेंडिचर जो है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कितनी डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, कैसे हो गई। एक्सपेंडिचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ते जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर कम हुआ एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। लेकिन हमें पता है कि ये जो डिमांड है किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो इनकम आपकी जनरेट होगी। जब आपकी इनकम जनरेट होगी तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में हमारी इनकम नहीं है, तब भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है कुछ ना कुछ। तो कंपलसरी जो नेसेसिटी आइटम्स पे हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड, शेल्टर,
क्लॉथ वगैरह के लिए जो एक्सपेंडिचर हो तो करने चाहे हम वो उधार लें या हमारी जो प्रीवियस सेविंग है उसमें से निकाल के हम अपना गुजारा करते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से लोगों का काम बंद है, दिहाड़ीदार यानी मज़दूरों के लिए बड़ा मुश्किल है। या तो किसी ने अपने कोई जमा राशि की होगी उसको इस्तेमाल किया या कहीं से उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। तो इन अपनी यानी या तो उधार लेंगे या जो हमारे पास जमा राशि है उसमें से इसका अपना गुजारा करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ते जाती है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ते जाती है। एग्रीगेट डिमांड हमने कहा आपको कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारी इनकम कितनी है, या हमारी अगर नौकरी है तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जितनी इनकम बढ़ती है उतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है, कुछ पार्ट हम इसका क्या है सेव कर लेते हैं, बचत कर देते हैं उसकी, या कुछ पार्ट उसका सारी सेव नहीं करते हैं, उसका इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम एक शेड्यूल टेबल ले लेते हैं। पहले ले लेंगे इनकम, रुपीज में ले लेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी इनकम आ गया, वाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट आ गया आई, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। मान लो एक इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो इनकम हम मान ले लेते हैं करोड़ में, एक्सपेंडिचर भी करोड़ में ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करोड़ में ले लेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी जो है करोड़ में हो जाए। एक पूरी इकॉनमी, एक नेशन की इकॉनमी की बात करेंगे कि अगर हमारी इनकम कितनी है तो फिर कंजप्शन कितना होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। जैसे ज़ीरो इनकम कुछ नहीं है लेकिन एक्सपेंडिचर तब भी होता, मान लो 100 करोड़ उस वक्त एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट वहाँ तो कुछ नहीं होगा, नील। मान लो इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ कर दी है तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो जाएगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो 200 करोड़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारी इनकम है 100 करोड़, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा इसमें 150, कंजप्शन फिर भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मान लो वही 100 करोड़ रखते हैं, यह आ जाएगा 250 करोड़। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट 200, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी 200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100, ये हो जाएगा 300 करोड़। इसी तरह से 300 अगर हमारे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर हमारा होगा 250 करोड़, इन्वेस्टमेंट होगी 100 करोड़, ये आ जाएगा 350 करोड़। इसी तरह से 400, ये आ जाएगा 300, ये आ गया 100,
300 प्लस 100 400। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट और ले लेंगे 500, ये आ जाएगा हमारे पास 350, ये आ गया 100, ये आ गया हमारे पास 450। तो ऐसे ही यानी कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड जब हम दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। तो ये एक डिमांड शेड्यूल है। अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ में तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इस किस्म की बनेगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, इनकम यहाँ पे ले लेंगे, एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस पे ले लेंगे, क्योंकि ज़ीरो इनकम पे भी डिमांड है, कंजप्शन है 100, तो इसलिए इस किस्म की एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगी। $100, $200, $300, $400, $100, $200, $300, $400, $500। तो इस किस्म की एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम की भी बढ़ते जाएगी, जैसे इनकम 100, 200, 300 एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ते जाएगी। तो ये था एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। जैसे जैसे यहाँ पर जैसे देखो कि इनकम अगर ज़ीरो है तब भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, अगर इनकम यहाँ पर हम आगे जितनी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि इनकम 300 तो पूरी कंजप्शन नहीं, तो 250 कंजप्शन कम हो जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी या सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगी तो पूरी कंजप्शन नहीं, इनकम जो है बढ़ते जाती है। तो इस तरह से आप एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक बना सकते हो और डायग्राम भी एग्रीगेट डिमांड को डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो। इसके बाद आ गया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है ये दोनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ गया बी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई आ गया कि पूरे सप्लाई का मतलब कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में एक पूरे उस टाइम पीरियड में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। टोटल हर एक एंटरप्राइज से डिफरेंट एंटरप्राइजेस लगा के टोटल जो है एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी हमारे पास। तो एग्रीगेट सप्लाई के हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इसके दो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आ गया कंजम्पशन और दूसरा आ गया सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई जो है जितनी इनकम है उतना सप्लाई होगी हमारी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पर ए एस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई के लिए, एग्रीगेट सप्लाई। इसी तरह सी आ गया कंजम्पशन, एस आ गया सेविंग। कि जितनी भी हमारी इनकम है उस सब को जो या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या उसमें हम कुछ सेविंग कर देंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है
इसको हम किससे इंक्लूड कर सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर। इसी तरह से जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट किया, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग एक्सपेंडिचर को जब टोटल कर देंगे तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। तो उसको भी एक एग्जांपल से कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे इनकम, ये एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, इनकम, ये जितने भी आंकड़े टेबल बनाते हैं उसमें डालते हैं, ये सारा ऐसे हाइपोथेटिकल होते हैं, ये कोई एक्चुअल आंकड़े नहीं होते हैं, हर एक मिसाल के तौर पर लिए जाते हैं आंकड़े। उसके बाद आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी, फिर आ गया सेविंग एक्सपेंडिचर, एस, मान लो हमारी इनकम जो है 0, 200, 400, 600, 800, 1000, कंजम्पशन आ गया 80, 240, 400, 560, 720, 880। ये हमारी इनकम आ गई, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया। अब सेविंग कितनी होगी हमारी? यहाँ पर इनकम 0 तो सेविंग तो कुछ नहीं होगी, -80। या तो लोन लिया होगा या उधार लिया होगा किसी से, या कहीं जो अपनी प्रीवियस सेविंग है उसमें से हमने पैसा इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर इनकम है 200, एक्सपेंडिचर आ गया 240, तो सेविंग आ जाएगा -40। यहाँ 400, यहाँ 400, सेविंग आ गया 0। इसी तरह से यहाँ इनकम आ गई 600, एक्सपेंडिचर 560, तो सेविंग आ गई 40। 800, 720, तो ये आ गया 80। 1880 आ जाएगा 120। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने निकाला है एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply, this is equal to consumption plus saving. Consumption plus saving 0, ये आ गया 240 और 200, ये आ गया 400, ये आ गया 600, ये आ गया 800, ये आ गया 1000। कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को जो टोटल करके आना चाहिए वो इनकम के बराबर आना चाहिए। तो जब हमारे पास ये एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल आ गया, टेबल आ गया, तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जितनी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। तो हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आती है लाइंग एट 45 डिग्री एंगल। यानी अब अगर हम दो लाइन ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर ले लिया हमने इनकम, यहाँ पर ले लिया हमने एग्रीगेट सप्लाई 100, 200, 300, 400, 500, इसी तरह से ये 100, 200, 300, 400, 500। तो जब हम ज़ीरो इनकम तो ज़ीरो एग्रीगेट सप्लाई, इनकम कुछ नहीं तो सप्लाई भी ज़ीरो। इनकम 200
तो सप्लाई भी 200। तो इसको हम यहाँ से ऐसे जब खींचते जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसे कर्व बनेगी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये एंगल आएगा 45 डिग्री एंगल पे। ये भी सेम एक अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनेगी, लाइंग एट 45 डिग्री, जो एक्स एक्सिस से भी उतनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से भी उतनी दूरी पर है। तो ये आ गया हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। जब दोनों को हम एक ही पे ड्रा करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ये इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।